आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में आज हम बात करेंगे सियासत से जुड़ी उस बड़ी खबर की जिसको लेकर अब एक बार फिर से हमलावर हो गई हैं पार्टियां एक दूसरे पर। जहां एक तरफ पूरे देश भर में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है, कहीं बाढ़ बारिश से जनजीवन तबाह हो रहे हैं, तो कहीं लगातार हो रही बारिश का असर अब आम जनमानस पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और वही चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो ने बड़ा ऐलान किया है कि इसरो मिशन सूरज के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। तो लद्दाख से राहुल गांधी ने सियासी संदेश देना शुरू कर दिया है। इस दौरान राहुल गांधी ने लद्दाख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा हमला किया है और उपचुनाव को लेकर सियासत अपने चरम पर है। उपचुनाव से पहले शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है, तो लगातार बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब खबरों पर चर्चा होगी विस्तार से। तो लद्दाख दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। इस दौरान राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो चीन है वो हमसे हमारी जमीन को छीन रहा है। हमारी जमीन लगातार कम होती जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी साधी हुई है। तो राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, आखिर राहुल को ये सब जानकारी कौन देता है? उनका चीन से क्या रिश्ता है? वो हमेशा आधारहीन बातें क्यों करते हैं? दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लद्दाख दौरे के आखिरी दिन कारगिल में एक रैली को संबोधित किया। राहुल ने भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे गतिरोध को लेकर कहा कि चीन ने हजारों किलोमीटर की जमीन हमसे छीनी है, मगर पीएम मोदी ने चुप्पी साधी है। और अगर पीएम मोदी ने जब भी इस मुद्दे पर बोला है तो सिर्फ और सिर्फ जनता से झूठ बोला है। वो कह रहे हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। ये राहुल गांधी का बयान था। अब लाजमी सी बात है कि अगर राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान आए है तो बीजेपी की तरफ से पलटवार तो होना ही है। तो वही राहुल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये सब जानकारी राहुल गांधी को मिल कहां से रही है? राहुल गांधी का चीन से रिश्ता क्या है और वो हमेशा आधारहीन बातें क्यों करते हैं? वही कारगिल में अपने लद्दाख दौरे का समापन करके राहुल गांधी श्रीनगर के लिए निकल गए हैं। भले ही राहुल गांधी श्रीनगर के लिए निकल चुके हैं, लेकिन सियासत उनके बयान पर एक बार फिर से तेज हो गई है। विभांशु इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विभांशु, लद्दाख दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी के बयान को लेकर अब सियासत अपने चरम पर है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि लगातार चीन हमसे हमारी जमीन को छीन रहा है, लेकिन पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं गई है। बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया दी गई है? विभांशु। मुस्कान, अगर बात की जाए तो राहुल गांधी अपने लद्दाख दौरे पे गए थे, जहां आखिरी दिन वो वहां की जनता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए मुस्कान, तो उनकी तरफ से कहा गया है कि हजारों किलोमीटर की जमीन चीन कहीं ना कहीं उसे अपने कब्जे में ले चुका है। फिंगर 5 टू फिंगर 7 आज चीन के कब्जे में है। जब हमारी सरकार थी तब ये जमीन भारत के हाथों में हुआ करती थी। उसी क्रम में आपको बता दें कि इन सभी आरोपों को लेकर राहुल गांधी कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के ऊपर तमाम आरोप लगाए हैं। तो वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से बयान जारी करते हुए कहा गया है कि आखिर राहुल गांधी को ये उलूल जुलूल की जानकारियां कहां से मिलती है और उनका चीन से क्या संबंध है, वो जनता के सामने स्पष्ट करे। वहीं अगर मुस्कान बात की जाए तो राहुल गांधी अपने संबोधन में कहीं ना कहीं लद्दाख वासियों से इस बात को कहते हुए नजर आए कि चीन लगातार एक तरफ घुसपैठ कर रहा है, दूसरी तरफ लद्दाख के अंदर में एयरपोर्ट है मगर वहां फ्लाइटें नहीं जाती हैं, वहां बेहतर कनेक्टिविटी सेलुलर फोन के नहीं है, नेटवर्किंग सिस्टम बेहतर नहीं है। इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर हमलावर हुए और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार एक सौतेला व्यवहार करती है लद्दाख के साथ और अगला जब सदन की कार्रवाई होगी तो लद्दाख के मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि राहुल गांधी अपने निजी यात्रा को लेकर लद्दाख दौरे पे गए थे, जहां वो आम जनमानस से बात किए, वहां की समस्याओं को जाने। अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि संसद में जब अगली कार्रवाई होगी तो मैं लद्दाख के मुद्दे को उठाते हुए नजर आऊंगा। मुस्कान, ठीक है। देखिए विभांशु, कारगिल में रैली को संबोधित करते हुए
राहुल गांधी ने साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला किया है, यानी कि जुबानी वार किया है। विभांशु, लद्दाख से क्या सियासी संदेश देने की कोशिश करते हुए नजर आए हैं राहुल गांधी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारत का ताज कहा जाता है कश्मीर को, और कश्मीर के ठीक नीचे आता है लद्दाख। और लद्दाख के माध्यम से कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो चीन का घुसपैठ है उसको दिखाने के उद्देश्य से, और कहीं लद्दाख का जो टूरिज्म है उसको बढ़ोतरी को लेकर लद्दाख गए हुए थे। वहां की आम जनता, अगर बात की जाए तो जो मुख्य धारा है, जो दिल्ली से तमाम स्कीम्स चलती हैं, वो राहुल गांधी का आरोप है कि वो स्कीम्स कहीं ना कहीं लद्दाख के अंदर में बेहतर ढंग से स्थापित नहीं हो पाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर राहुल गांधी लद्दाख गए थे। वहां की आम जनता के बीच आपने देखा कि वो बाइक के से लगभग 250 किलोमीटर की यात्रा करते हैं, वहां के व्यवसायियों से बात करते हैं, वहां की बच्चों से बात करते हैं, वहां के नौजवान बुजुर्ग से बात करते हैं, और लद्दाख के अंदर में कहीं ना कहीं लद्दाख वासियों से इस बात को कहते हुए नजर आए हैं कि लद्दाख के अंदर में जो केंद्र सरकार का सौतेला व्यवहार है, साथ ही साथ लद्दाख के अंदर में एयरपोर्ट है, कॉलेज है, मगर उस स्तर की व्यवस्थाएं नहीं है। और संसद के अंदर में मैं लद्दाख की बातों को उठाऊंगा, लद्दाख के विकास के मुद्दों को उठाऊंगा। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस और राहुल गांधी ने अपना जनाधार बढ़ाने की पूरी कोशिश की। क्या लद्दाख दौरे के जरिए भी राहुल गांधी को कुछ सफलता मिलेगी? क्या जनाधार राहुल गांधी का बढ़ता हुआ नजर आएगा क्या? जी बिल्कुल, साफ तौर से अगर देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी की लोकप्रियता में कहीं ना कहीं देखें तो अगर देखें तो दोगुना इजाफा हुआ। साथ ही अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ चीन के घुसपैठ को लेकर संसद के अंदर में चर्चा होती थी, कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के तमाम सहयोगी दल केंद्र सरकार पर तमाम सवाल पूछने का कार्य कर रहे थे। राहुल गांधी अब उसी जगह पर जाकर और जो चीन की कब्जाई हुई जमीन है वहां से जमीन स्तर से कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को उठाते हुए नजर आए। अब देखने वाली बात यह हुई कि यह मामला कितना तूल पकड़ता है। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के इस निजी यात्रा के दौरान इसी दरमियान उनके पिता की कहीं ना कहीं पुण्यतिथि थी, जो आपने देखा कि पेंगोंग लेक के पास राहुल गांधी अपने पिता की श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए थे। और अगर साफ तौर से देखा जाए तो भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम के बाद से अब राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है वो आमतौर पर चाहे मणिपुर हो चाहे लद्दाख हो, जहां भी समस्याएं हो रही है वहां राहुल गांधी ग्राउंड लेवल पर जाकर समस्याओं को जानने का काम कर रहे हैं। उसी को हमें लद्दाख देखिए विभांशु, यानी कि माना जाए कि राहुल गांधी लगातार अपना जनाधार बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा के जरिए भी और लद्दाख दौरे के जरिए। अब इसके बाद राहुल गांधी का क्या प्लान है? अब वो जनता के बीच कैसे पहुंचेंगे? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो फेज 2 की शुरुआत हो रही है 2 अक्टूबर से। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तपोभूमि पोरबंदर से ये यात्रा शुरू होगी, जो तमाम राज्यों से होकर गुजरेगी। अगर बात की जाए तो गुजरात से ये यात्रा निकलेगी और माना जा रहा है कि ये यात्रा अभी रोड मैप के हिसाब से लगभग 16 राज्यों से होकर जाएगी। और बात करें तो उत्तर प्रदेश के लगभग 2 दर्जन से अधिक जिलों में ये यात्रा गुजरेगी। तो देखने वाली बात ये होगी कि भारत जोड़ो यात्रा फेज 1 की अपार सफलता के बाद अब कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं एक मजबूत स्थिति में आ रही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत अलग अलग राज्यों में उनके सहयोगी दल निकलकर सामने आए हैं। मगर भारत जोड़ो यात्रा फेज 1 की जब शुरुआत हुई थी उस वक्त राहुल गांधी अलग थलग नजर आए थे। उत्तर प्रदेश में जयंत यादव, माफ करिएगा जयंत चौधरी, कहीं ना कहीं उस यात्रा से उनके दल के लोग जुड़े थे, मगर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में दूरी बनाते हुए नजर आई थी। मगर इस बार अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव भारत जोड़ो यात्रा में नजर आएंगे। तो इस बार पूरा इंडिया गठबंधन। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी और अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। कारगिल रैली में राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया है, तो वही अब उनके बयान को लेकर सियासत अपने चरम पर है। ये बयान लद्दाख में दिया गया, लेकिन अब राहुल गांधी के खिलाफ आवाजें दिल्ली से उठ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अब इस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए भी नजर आ रहे हैं। कारगिल में राहुल के 15 मिनट के संबोधन के बाद राजनीति शुरू हो गई है। राहुल ने पीएम के मन की बात कार्यक्रम पर भी कटाक्ष किया और कटाक्ष करते हुए कहा कि मैं तो लद्दाख के कोने कोने
में गया, गरीबों, माताओं, बहनों और युवाओं से बात की, आपके दिल की बात समझने की कोशिश की। दूसरे नेता अपने मन की बात करते हैं, तो मैंने सोचा कि आज अपने मन की बात सुनूं। तो ये सारे बयान राहुल गांधी ने दिए हैं। ये यूं कहे कि रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने साफ तौर पर लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को घेरने का प्रयास किया है। तो लोकसभा चुनाव से पहले उपचुनाव का दौर जारी है, तो कहीं राज्यों में विधानसभा चुनाव है। ऐसे ही घोसी विधानसभा की सीट पर भी उपचुनाव है, जहां हर एक पार्टी अपनी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। चुनावी घमासान में जहां एक तरफ बीजेपी ने दारा सिंह चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं अखिलेश यादव की सपा ने इस सीट पर पूर्व विधायक सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है। तो वहीं इस पूरे मसले पर प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी हैं। दरअसल उपचुनाव में 5 तारीख को जनता अपने मत का इस्तेमाल करेगी, यानी कि 5 सितंबर को घोसी की जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेगी। लेकिन उससे पहले शिवपाल यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनाते हैं। लोकतंत्र विरोधी और देखिए ये केवल झूठे वादे करते हैं और कहीं पर भी न तो विकास, और इन्होंने केवल ये झूठे बोल बोल करके और कहीं पर भी चाहे संविधान विरोधी तो हैं ही ये लोकतंत्र विरोधी हैं ही, जान ही रहे हो। झूठी रिपोर्टें लिख करके जेल भेजने का काम, कितने लोगों को इन्होंने झूठी रिपोर्ट लिखा करके जेल भेजने का काम। अच्छा, कानून को ये नहीं मानते, जिस तरह अदालतें को ये नहीं मानते। सर, जिस तरीके से अब बातें आई हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी घोषणा की कि अमेठी से राहुल गांधी और वाराणसी से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, तो इसको लेके आप लोग देखिए, ये तो हमारा जो इंडिया गठबंधन बना है वो निर्णय लेगा। तो देखिए, शिवपाल यादव का आपने ये बयान सुना, जहां शिवपाल यादव ने कहा कि भाई घोसी विधानसभा के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है और जीत भी हम ही दर्ज करेंगे। विवेक ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, शिवपाल यादव ने घोसी उपचुनाव को लेकर दावेदारी तो पेश कर दी है, साथ ही कहा है कि समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। इतना कॉन्फिडेंस आखिर कहां से आ रहा है समाजवादी पार्टी के पास? देखिए, अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के पास कॉन्फिडेंस रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो दारा सिंह चौहान इसके पहले समाजवादी पार्टी से ही वहां पे विधायक थे। उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ये दावा करना एक वाजिब और जायज भी लगता है, क्योंकि अगर बात की जाए तो वहां से उनकी पार्टी का एक नेता विधायक था और अब वो दूसरे दल में चला गया है। तो अगर बात की जाए तो एक सिंपैथी की जो बात होती है, जिस तरीके से एक लहर होती है सहानुभूति की, तो वो कहीं ना कहीं सपा के साथ जा सकती है। और जिस प्रकार से शिवपाल यादव लगातार घोसी का दौरा कर रहे हैं, जाके वहां मीडिया से बातचीत में सरकार, प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और तमाम ऐसी मुद्दों पर जो चोट कर रहे हैं, और साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो प्रत्याशी, जो पहले जो विधायक यहाँ पे थे, उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है, समाजवादी पार्टी के साथ विश्वासघात किया है, और इस विश्वासघात के लिए घोसी की जनता उनको कभी माफ नहीं करेगी। अगर बात की जाए तो विपक्षी गठबंधन INDIA के तहत समाजवादी पार्टी और कांग्रेस एक ही डर्रे पे है, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस उपचुनाव से दूरी बना के रखी है, बसपा ने इस उपचुनाव से दूरी बना के रखी है। तो भाजपा और सपा का यहाँ सीधा मुकाबला है। तो एक तरफ कांग्रेस भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और बात करें तो घोसी और मऊ, अगर बात करें तो अजय राय जो कांग्रेस के प्रदेश सचिव, तो उन्होंने भी साफ तौर पर सपा को कहीं ना कहीं समर्थन दे दिया है। तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा जो है इस उपचुनाव में भारी दिखाई भी दे रहा है। मुस्कान, देखिए विवेक, अगर हम घोसी उपचुनाव की बात करें तो सपा बनाम भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा मुकाबला है। वहां का सियासी समीकरण क्या कहता है, और जो निर्णायक वोटर्स है वो ज्यादा किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं? विवेक, देखिए, अगर बात की जाए तो वोटर्स किसके पक्ष में नजर आ रहे हैं और किसके पक्ष में नहीं नजर आ रहे हैं, ये एक नजरिया होता है। अगर बात करें तो आखिरी वक्त पे जिस दिन काउंटिंग होती है, उस दिन पता चलता है कि आखिर विजेता
कौन है इस चुनाव या उपचुनाव का। अगर बात करें तो वहां पे एक बड़ी विधानसभा है, गोष्ठी विधानसभा, जहां पे भूमियार, ठाकुर, ब्राह्मण, दलित, राजभर, तमाम ऐसे बात करें तो कैटेगरी के वोट है। और इसके पहले सपा को वहां की जनता ने चुना था। सपा के विधायक दारा सिंह चौहान रहे थे। दारा सिंह चौहान की भी अपनी एक कद है, अपनी एक राजनीतिक हस्ती है, अच्छा खासा प्रभाव अपने क्षेत्र में रखते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन देखिए विवेक, क्यों लगातार दल बदलना, कभी समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनना, फिर भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनना, फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आना, क्या जनता भरोसा कर पाएगी? क्या इतना आसान होगा इस बार दारा सिंह चौहान के लिए कि वो जनता को अपने पक्ष में कर सके? विवेक, देखिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी से वो विधायक थे, इसके पहले भाजपा में थे, सपा में आए, फिर सपा को छोड़ा, इस्तीफा दिया, फिर भाजपा में गए, फिर वहां से उपचुनाव का टिकट मिला और फिर से वो अपनी ही विधानसभा से जहां से वो जीते हुए थे मैदान में है। तो बात करें तो आसान ये चीजें होने वाली है नहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी 1-1 की फाइट इसको देख रही है। और जिस तरीके सुधाकर सिंह को प्रत्याशी घोषित किया गया, अखिलेश यादव के अलावा बात करें तो शिवपाल सिंह यादव, तमाम ऐसे सपा के जो बड़े नेता हैं खुद जाके दौरा करेंगे, इनके लिए वोट मांगेंगे। और समाजवादी पार्टी ने अपनी पूरी रणनीति जो है वो लगा दी। अगर बूथ स्तर की बात करें, कार्यकर्ताओं के नजरिए की बात करें तो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता जो है वो ग्राउंड लेवल पर काफी एक्टिव है, वहां काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी अपने बात करें तो प्रत्याशी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं। तो लड़ाई 1-1 की है, पलड़ा किसका भारी है ये कहना अभी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन कहीं ना कहीं दारा सिंह चौहान को एक फायदा मिलेगा कि वो उनके क्षेत्र की जनता है। बात करें तो वहां से विधायक रह चुके हैं, उनका अच्छा खासा जनप्रतिनिधित्व है। और भारतीय जनता पार्टी लगातार वहां बात करें तो जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी वहां पे गए थे, इसके बाद तमाम ऐसे बड़े नेता, खुद मुख्यमंत्री वहां दौरा करेंगे, तो एक इम्पैक्ट जो है वो सत्ता में रहते हुए दारा सिंह चौहान को जा सकता है। लेकिन देखिए विवेक, ओम प्रकाश राजभर ये ऐसा नाम है जो यूपी की सियासत में इस वक्त जोरों शोरों से सुनाई दे रहा है। चाहे मॉनसून सत्र की कार्रवाई हो तो भी ओम प्रकाश राजभर, अब हाल ही में शिवपाल यादव ने जो बयान दिया है उपचुनाव को लेकर, जीत का दावा क्या है, उसमें भी ओम प्रकाश राजभर पर उन्होंने तंज कसा है। तो ये ओम प्रकाश राजभर को दूरी बनाने की कोशिश आखिर समाजवादी पार्टी क्यों कर रही है? देखिए अगर बात की जाए तो ओम प्रकाश राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर पहले भी एक बयान दिया था कि सपा में उनकी चलती है नहीं, चाचा को भतीजा नहीं पूछता है। अगर बात करें तो शिवपाल यादव ने पलटवार भी किया था और इस बार फिर गोष्ठी में उन्होंने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर एक दल बदरू नेता है। आपको याद होगा कि जिस प्रकार से मानसून सत्र की विधानसभा में कार्रवाई चल रही थी, उस समय तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से ये कहा राजभर पर तंज कसते हुए कि इनको जल्दी ही शपथ ग्रहण दिला दीजिए, वरना ऐसा न हो हमारी तरफ चले आए। तो साफ तौर पे उनका ये कहना था कि राजभर जो है वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए देखते हैं, वो दल बदरू है, कभी यहाँ रहते हैं कभी वहां रहते हैं, तो वो अपने हिसाब से अपनी चीजों को डिसाइड करते हैं कि उनको कहाँ स्टैंड लेना है। अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री पर तमाम विवादित बयान दे चुके हैं ओम प्रकाश राजभर, अब वही अब उनको छोड़ के उसी पाले में रह के समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, शिवपाल यादव, तमाम ऐसे लोगों पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। तो साफ तौर पर बात है कि समाजवादी पार्टी राजभर को बिल्कुल भी मुंह नहीं लगाना चाहती है और दल बदलू नेता का टैग देके इनसे किनारा कर रही है, ताकि आने वाले समय में जो घोषी में उपचुनाव है उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। और इन सब चीजों से धन्यवाद विवेक, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए ओम प्रकाश राजभर पर एक बार फिर से शिवपाल सिंह यादव ने तंज कसा है और उन्हें दल बदलू करार दिया है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब इसरो की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। इसरो ने कहा है कि अब वो मिशन मून के लिए भी तैयार है। जी हां, मिशन मून के लिए अब इसरो तैयार हो चुका है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए मिशन आदित्य एल के प्रक्षेपण के बारे में इसरो प्रमुख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा है और उम्मीद है कि इसे सितंबर के पहले सप्ताह में प्रक्षेपित भी किया जाएगा। तो देखिए लगातार भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। तो उसी बीच अब एक बड़ा ऐलान किया गया है कि चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब हमारा मिशन सूरज भी
जल्दी ही शुरू हो जाएगा और वही सितंबर के पहले हफ्ते में से प्रक्षेपित भी किया जा सकता है। सोमनाथ ने कहा कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन जल्दी ही लॉन्च किया जाएगा। हम इसे सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता रहा तो इसे सितंबर के पहले हफ्ते में यानी कि सितंबर में ही इसे प्रक्षेपित भी किया जाएगा। यह प्रक्षेपण अंडाकार कक्षा में जाएगा, वहां से ये L1 बिंदु तक जाएगा जिसमें करीब 120 दिन का लंबा वक्त लगेगा। इससे पहले 14 अगस्त को इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला मिशन आदित्य L के बारे में जानकारी दी और कहा कि वो प्रक्षेपण के लिए तैयार हो रहा है। तो देखिए, सूर्य का अध्ययन करने वाली पहली अंतरिक्ष आधारित भारतीय वेधशाला आदित्य L प्रक्षेपण के लिए तैयार हो चुके हैं। रितेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, इसरो का मिशन सूरज भी अब शुरू हो चुका है और कयास ये है कि सितंबर के पहले हफ्ते में इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। इस खबर पर वापस आएंगे, लेकिन एक चंद्रयान 3 को लेकर क्या अपडेट है रितेश, एक बार ये हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 3 का जिस तरीके से सफल लैंडिंग हुआ, सफल लैंडिंग के बाद वहां ये बताया जा रहा था कि अभी 14 दिन का भ्रमण और रहेगा। 14 दिनों में वो जो यंत्र वहां पर भेजा गया है, उस यंत्र के जरिए तो चांद की सतह पर जो साउथ पोल है, जहां पर देश हमारा भारत देश पहले नंबर पर आया है, पहली बार कोई देश वहां तक पहुंचा है, तो वो भारत देश है। वहां पहुंचने के बाद उसे 14 दिन का वक्त चाहिए होगा और 14 दिन के अंदर सतह के आसपास की चीजों को वो भगा लेगा। लगातार अभी वहां पर वो काम कर रहा है। वहां पर जो यंत्र भेजा गया है इसरो की तरफ से, अभी इसके आगे जो अपडेट आनी है, वहां पर कुछ जगह पर छानबीन करने के बाद, तफ्तीश करने के बाद, कई चीजों को, कई अवशेषों को इकट्ठा करने के बाद जब वहां पर कुछ चीजें ऐसी मिलेंगी, तब वो सारी चीजें इसरो के पास पहुंचेंगी। उसके बाद ही ये जानकारी मिल पाएगी कि वहां पर और क्या अपडेट हो रहा है और क्या हलचल वहां हो रही। फिलहाल जिस तरीके से भारत देश के पास चंद्रयान 3 मिशन कामयाब हुआ, उसको देखते हुए ये लगता है कि भारत देश अब एक बहुत ही सशक्त देश के उभर के सामने आया है, जो अब तैयारी सूरजयान की भी कर रहा है। बिल्कुल, देखिए रितेश, यानी कि हमारा मिशन सूरज की भी अब शुरुआत हो चुकी है। इस मिशन को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से क्या कुछ अभी तक कहा गया है, इसकी तैयारी किस तरीके से की जा रही है? देखिए मुस्कान, मैं आपको बताऊं कि चंद्रयान 3 का जब सफल लैंडिंग हुआ, सफल लैंडिंग के बाद ही जो इसरो के प्रमुख हैं सोमनाथ, उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास और भी चीजें हैं, अभी हम और भी कई ग्रहों पर जाएंगे और वहां पर पता लगाएंगे क्या है वहां पर। तो अभी एक सूरजयान सामने आ रहा है जो 2 सितंबर को बात कही जा रही है। ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी होगी। 15 लाख किलोमीटर की दूरी 127 दिन में तय करने की बात वैज्ञानिकों की तरफ से कही जा रही है। तो ये बहुत बड़ी बात होगी कि सूरज और चंद्रमा में काफी अंतर है। तो यहाँ पर तापमान ज्यादा होता है और वहां पर नमी रहती है कहीं ना कहीं। तो इसको देखते हुए आप किस तरीके से इस मशीन को बनाया गया है, हालांकि जो जानकारी मिल रही है पूरी तरीके से जो सूरजयान है वो सोलर प्लांट पर आधारित, यानी सोलर के जरिए उसको वहां तक पहुंचाया जाएगा। आदित्य ठीक है, लेकिन देखिए रितेश, जब भी सूरज का जिक्र होता है तो अक्सर हमने यही सुना है कि सूरज काफी ज्यादा गर्म है, उसके पास कोई भी नहीं पहुंच सकता है। ऐसे में ये जो हमारा मिशन सूर्य है, ये कितनी दूरी पर पहुंचेगा और वहां पर जो हमारी चीजों का अध्ययन होगा वो किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में क्या जानकारी दी गई है? देखिए, अगर वैज्ञानिकों की माने तो वहां पर अभी 15 लाख किलोमीटर का सफर होगा सूरजयान यानी आदित्य L का। ये 15 लाख किलोमीटर का सफर होगा और ये सफर 127 दिन का होगा। सूरज का तापमान आप देख सकते हैं, अगर आप धरती पर है तो 40 से 45 जब डिग्री हो जाता है तो लोगों का जीना माहौल हो जाता है। तो किस तरीके से उस यंत्र को भेजा जाएगा वहां पर, ये वहां पहुंचने के बाद पता चलेगा। लेकिन विज्ञान में सब कुछ संभव है। इस तरीके से वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की सतह पर दक्षिणी तरफ पहुंचा करके भारत का नाम रोशन किया है। उसको देखकर लगता है कि विज्ञान कुछ भी कर सकता है। हालांकि इसरो के जो प्रमुख हैं सोमनाथ, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था हमारी सफलता के बाद अब हम सूरज की तरफ बढ़ेंगे। उसके बाद भी और जो मंगल बुध ग्रह है वहां भी जाने की भी तैयारी हो सकती है। तो उसको देख कर ये लगता है कि अब सूर्ययान भी तैयार है। बिल्कुल रितेश, यानी कि हमारा इसरो अंतरिक्ष क्रांति के लिए लगातार तैयार हो रहा है। धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए 2 सितंबर को इसरो का सूर्य मिशन भी लॉन्च हो सकता है। इसको श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाएगा। तो आदित्य L नाम का हमारा ये मिशन सूरज के लिए तैयार हो चुका है।
हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। ये सिर्फ तस्वीरें महज हिमाचल प्रदेश की नहीं है, यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ और बारिश ने भीषण तबाही मचा रखी है। तो ये तस्वीरें फिलहाल हिमाचल से हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां भर कर इमारतें गिर रही हैं, हर तरफ पानी पानी पसरा हुआ है, जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। जनता का जीना मुहाल हो चुका है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन प्रकृति अपना कहर बरपा रही है। सड़कें बंद हो चुकी हैं, पानी पानी चारों तरफ फैला हुआ, और ऐसे में जो जिंदगी की जंग है वो भी लगातार जारी है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, सेना को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया है, लेकिन जो तबाही है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल में लैंडस्लाइड की स्थिति अभी भी बनी हुई है, बाढ़ का कहर जारी है, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लोग भटकने को मजबूर हैं, जिंदगी की जंग से लड़ते हुए लोग नजर आ रहे हैं कि कब प्रकृति अपना कहर बंद करे। फिलहाल अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है, और साथ ही वहां की जो इमारतें हैं वो भर कर गिर भी रही हैं, और पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश का असर अब साफ तौर पर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों पर हो रही लगातार बारिश की वजह से जो मैदानी इलाकों की नदियां हैं वो लगातार भरती जा रही हैं, यानी कि जो स्थिति है वो मैदानी इलाकों की भी बदतर होती हुई नजर आ रही है। निचले इलाकों में तो पानी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, तो वही अगर हम घाघरा की बात करें तो घाघरा उफान पर है, गंगा उफान पर है, यमुना उफान पर है। इसका सीधा असर हो रहा है जमीनी और या यूं कहे कि निचले इलाकों में रहने वाले लोगों पर, क्योंकि लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस रहा है। और हिमाचल की ये तस्वीरें दहला देती है, डरा देती हैं, और साथ ही ये तस्वीरें पेश करती हैं कि प्रकृति से जो छेड़छाड़ की गई है उसका यही नतीजा निकल रहा है कि अब आम जनमानस पूरी तरीके से परेशान हो गया है। विवेक, देखिए हिमाचल की तस्वीरें भयावह हैं, बाढ़ बारिश से हाहाकार मची हुई है, सड़कें बंद हो चुकी हैं, जिंदगी की जंग जारी है। उसका सीधा असर यूपी में भी देखने को मिल रहा है। यूपी के निचले इलाकों में बाढ़ बारिश की स्थिति पैदा हो गई है। अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें हिमाचल और यूपी दोनों की, तो रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरीके से देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर बात की जाए तो इस प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं के लिए सरकार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाती है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार प्रभावित बाढ़ से प्रभावित लोगों की रक्षा करती है, उनके साजो सामान की रक्षा करती है, उनको सुरक्षित बाहर ले आकर वहां से एक सुरक्षित जगह पे बात करें तो रखने का काम करती है। इसके बाद अगर देखा जाए तो हिमाचल में जिस तरीके से प्राकृतिक आपदा लगातार अपना कहर ढाल रही है, तो कहीं ना कहीं ये जनजीवन असामान्य हो गया है। पहाड़ों पर स्थिति अब पहले जैसी नहीं रह गई है। कई जगह पर हमने लैंडस्लाइड, भूस्खलन और बाढ़ जैसी स्थिति देखी है। तो हिमाचल को अब अगर बात करें तो पूरे देश की सपोर्ट की जरूरत है और दुआओं की जरूरत है, और यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए अब जनजीवन जो है पहले जैसा नहीं रहा है, काफी दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा है। और इसी लिहाज से हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसको प्राकृतिक आपदा का क्षेत्र घोषित कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिक्कू ने कहा है कि कम से कम 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान इस प्राकृतिक आपदा में पूरे प्रदेश को उठाना पड़ रहा है। अगर बात करें तो राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र सरकार भी अपना पूरा ध्यान इस पूरे प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान पे लगाई हुई है। इसके पहले बात की जाए तो अब तक कई लोगों की जिंदगी जो है इसके समेट में आ चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो सड़कों का जो आवागमन था वो बंद हो चुका है। भूस्खलन से तमाम ऐसे जगह हैं कि मार्ग अवरुद्ध हो चुके हैं, लेकिन एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें अपना काम लगातार कर रही हैं, लोगों को सुरक्षित स्थान पे पहुंचाने का काम कर रही है। सरकार तो काम कर ही रही है, केंद्र सरकार की मदद भी मिल रही है, सेना को भी अब जंगी मैदान में उतार दिया गया है। लेकिन देखिए विवेक, पहाड़ी इलाकों पर हो रही बारिश का असर अब यूपी की नदियों पर भी देखने को मिल रहा है। यूपी की नदियां उफान पर है। क्या यूपी का प्रशासन तैयार है आगे आने वाली स्थिति से निपटने के लिए, अगर बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो? देखिए, अगर बात की जाए तो लगभग हर साल उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति देखी जाती है। एक बड़ा प्रदेश है, कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऐसे में देखा गया है कि कई ऐसे हिस्से होते हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे बाढ़ की स्थिति रहती है। कई नेपाल के जो तराई क्षेत्र हैं, नेपाल के आसपास वाले क्षेत्र हैं, वहां पे बाढ़ की स्थिति देखी जा सकती है। और प्रशासन और शासन दोनों ही हर साल इस तरह की स्थितियों की समीक्षा बैठक बाढ़ के समय से पहले होती है, बरसात के समय से पहले होती है। एक समीक्षा बैठक होती है कि किस प्रकार से आने वाली समय में जब ऐसी कोई आपदा या ऐसी कोई चीजें होती हैं तो किस प्रकार से बाढ़ आपदा
आपदा केंद्र जो है इस प्रकार पे निगरानी रखेगा। इस साल भी इस तरह की बैठकें हुई है। बात करें तो राज्य आपदा, तो देखिए हिमाचल से लेकर यूपी तक बाढ़ बारिश का असर देखने को मिल रहा है। हिमाचल की स्थिति तो भयावह हो चुकी है क्योंकि लगातार बारिश जारी है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और बीते 24 घंटे की बात करें तो 13 लोगों ने अपनी जान को गंवा दिया है। तो वहीं यूपी के भी निचले इलाकों की स्थिति अब दयनीय होती जा रही है क्योंकि बाढ़ की वजह से जो लोगों के घर हैं उसमें पानी भी घुस चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो स्थिति है वो संभलने का नाम नहीं ले रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।